हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज क्लास करने वाले हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर बीएड फर्स्ट ईयर की। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि क्लास कब होती है, पता ही नहीं चलता। तो आप बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जब भी क्लास जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं। 80 रुपीज़ पर सब्जेक्ट मैंने प्राइस रखा है नोट्स का, मैं बार बार आपको बताती भी हूँ। और सारे कॉमन सब्जेक्ट्स तो रेडी हैं ही, अपलोड भी किए हुए हैं। और आज पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग पेडागोजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो पेडागोजी सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि हम लोग गांव चले गए थे होली पे, तो इस वजह से काम थोड़ा सा रुक गया था और क्लासेस भी थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसे हम अधिगमकर्ता का विकास बोलते हैं। इसके अंदर हमने साइकोलॉजी को पढ़ लिया है कि साइकोलॉजी क्या होती है, क्या उसका नेचर है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या नेचर है, इसका स्कोप, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। इसके भी सारे फैक्टर्स हमने पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है, और ये एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई हो सकती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मेंटल रिटार्डेड, ये सारा हम कर चुके हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन क्या होता है, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट को, विकास क्या होता है। ये सेकंड यूनिट है आपकी। तो देखो विकास क्या होता है। अब जैसे घर बन रहा है तो वो क्या हो गया, विकास है। कोई भी रोड बन रही है, कोई भी हाईवे बन रहा है तो वो विकास है। और ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है, देखो छोटी सी सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, यानी 9 महीने के अंदर पूरा एक बच्चा डेवलप हो जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या होती है, ग्रोथ है। उसका विकास भी होता रहता है बच्चे का, ग्रोथ भी चलती रहती है। लेकिन ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। अब जैसे कि आप लोगों की हाइट है, अब थोड़ी ना बढ़ रही है आपकी हाइट। हाइट क्या है, एक टाइम पे जाके रुक जाती है, तो वो ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है, विकास आपका चलता रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपकी 15-16 साल में या 18 साल में हाइट रुक गई तो आपकी समझ भी रुक गई, वहीं आपने सीखना भी बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी है। आपका डेवलपमेंट तो चल रहा है, विकास तो हो रहा है। आज से 10 साल पहले जैसे आप थे अब नहीं है, तो यानी आपका डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ चलती तो जन्म से है, यानी एक जन्म से नहीं, पेट से चलती है, यानी एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। फिर इस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, बच्चा बड़ा होता है, हाइट वेट सारी चीजें डेवलप होती हैं और एक टाइम पे जाके ये सारी चीजें रुक जाती हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, चलता रहता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी विकास क्या है, पूरे जीवन चलता रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट, उसके अंदर हमारा बिहेवियर डेवलपमेंट, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल, ये सारे चेंज हमारी बॉडी के अंदर आते रहते हैं। 2 टर्म आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि और विकास बोलते हैं। इन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बोथ रिलेट टू द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस अकर्ड इन एन इंडिविजुअल, यानी बहुत सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें हम मीजर कर पाते हैं। मीजर किसके द्वारा कर पाते हैं भाई, पता चलता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो आप लोग बोलते हैं कि अभी तो इसकी ड्रेस लेके आए थे, ये ड्रेस छोटी कैसे हो गई। तो एक्चुअल में ड्रेस थोड़ी ना छोटी होती है, क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ चलती रहती है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, जिसे हम माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसे हम मीजर कर सकते हैं। भाई हाइट है, हाइट हम मीजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी 3rd क्लास में बच्चा, इसकी हाइट इतनी, अच्छा 4th में आ गया तो हाइट इंक्रीज हो गई, यानी उसका साइज भी बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। तो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी जो मात्रात्मक गुण है जिसे हम मीजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो वृद्धि का अर्थ क्या है, आकार बदलना, लंबाई बदलना, ऊंचाई, वजन में वृद्धि है, किसी जीव व्यक्ति की मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन। मात्रात्मक जिसे हम क्या कर सकें, माप सकें, जिसे हम मीजर कर सकें, जिन बॉडी चेंजेस को हम मीजर कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। दिखता नहीं है, आप कहीं जाते हैं, घर का छोटा बच्चा है, कहीं जा रहा है तो रिलेटिव्स क्या कहते हैं, अरे इसकी तो हाइट बढ़ गई, या कहते हैं इसका तो वेट बढ़ गया, या ये तो पतला हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो क्या है, ग्रोथ है, जो सबको दिख रही है, जिसे हम मीजर कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं।
लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्या? सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी विकास का मतलब है परिपक्वता की ओर, यानी मैच्योर होता जाता है कोई भी इंसान। जैसे कि आज है आप लोग, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या है, आप ऐसे नहीं रहेंगे। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके अंदर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी समझ डेवलप हो गई होगी, आपको दुनिया की जो परख है वो ज्यादा होगी, आप एनवायरमेंट को समझ गए होंगे, आप लाइफ को समझ रहे होंगे, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे होंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं जो शायद आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा हाँ मैं समझदार हो गया हूं या हो गई हूं। ठीक है, तो ये क्या है? समग्र गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है, यानी इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, सारे गुण आ जाते हैं जो किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता में सुधार लाते हैं, यानी आप हर तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी स्किल होती है, आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, या चलो टीचिंग की ही बात करते हैं, आप स्कूल में टीचिंग करने गए, तो आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा वो फ्लुएंसी नहीं होती बोलने में, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो आपका जो काम है, आपके अंदर जो स्किल है, वो सारी क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं क्या? वो एक्चुअल में डेवलपमेंट है, यानी कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। तो इसी तरीके से जो ओवरऑल जो परिवर्तन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो डेवलपमेंट ही कहलाता है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है, क्योंकि ग्रोथ तो एक ये मान लो इसका बच्चा हो गया, ये ग्रोथ हो गई और ये डेवलपमेंट हो गया, यानी ग्रोथ तो एक टाइम पे जाके रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? माँ के गर्भ से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा विकास चलता रहता है। और जो ग्रोथ होती है वो माँ के गर्भ से चलती है, लेकिन एक टाइम पे जाके रुक जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक चेंजेस इन द इंडिविजुअल बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डोमेन, यानी डेवलपमेंट के अंदर हमारा शारीरिक विकास भी आता है, संज्ञानात्मक विकास भी आता है, सामाजिक भी आता है, संवेगात्मक भी आता है, यानी हमारे इमोशंस भी डेवलप होते हैं। जैसे छोटा बच्चा रोता है, बड़े होने के बाद थोड़ी ना रोते हैं हम ऐसे। और सामाजिक, यानी समाज में हमें किस तरीके से बैठना है, तौर तरीके सीखना है, तो वो सारा क्या है? वो विकास ही होता है, वो चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, जो चेंजेस आते हैं। संज्ञानात्मक, यानी जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो भी बदलती रहती है निरंतर। आज से 5 साल पहले जैसे आप सोचते थे, अब ऐसा नहीं सोचते होंगे। आज से 10 साल बाद जो आज आप सोच रहे हैं वो 10 साल बाद नहीं सोचेंगे। आज आप सोच रहे हैं कि मेरी एक जॉब लग जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या प्राइवेट जॉब लग जाए, या मैं कहीं सेटल हो जाऊं, मेरा करियर सेट हो जाए। लेकिन आज से 10 साल बाद आप क्या सोचेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, घर कैसे बनाना है, घर कैसे चलाना है, ये सारी चीजें। तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, है ना। और भी इससे भी ज्यादा, जहां तक मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ वहां तक हम सोच पाएंगे, है ना। तो ये हमारे अंदर जो सिस्टमेटिक चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। इट स्टार्ट एज अ प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल क्या होता है? जब माँ के गर्भ में होता है, यानी जन्म से जो पूर्व, यानी पेट में तो रहता है ना बच्चा, एक छोटी सी सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो जो प्रीनेटल स्टेज है वहां से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? जब तक हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि हम तब तक ही सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम 60 की उम्र में भी सीख रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 60 की उम्र में योगा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी सीखना ही हो गया, या और भी कोई स्किल सीख लेते हैं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिटायर होने के बाद कुछ अलग कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद कोई उन्होंने जॉब कर ली, या उन्होंने कोई शॉप कर ली, या उन्होंने कोई बिजनेस कर लिया, तो वो भी एक तरीके की स्किल हो गई कि वो सीख रहे हैं। तो यानी उनका विकास हो रहा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें वो कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूस तो इसलिए है क्योंकि चलता ही आ रहा है, माँ के गर्भ से चल रहा है, कहां तक जा रहा है? कब्र तक जा रहा है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो रही तब तक चल रहा है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितने सांस है इतना हमारा डेवलपमेंट चलता रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी आजीवन प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? मॉडिफिएबल है, यानी परिवर्तन आते रहते हैं, मॉडिफाई होता रहता है ना। अब जैसे पढ़ाई है या फिर आपके समझ में, आज आपको बीएड का कंटेंट बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बीएड कर लेंगे और आगे जो बच्चे आएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे कि यार बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लेना हो जाएगा, यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। तो यानी परिवर्तनीय है, मॉडिफिएबल है, चेंज होता रहता है। इन्वॉल्व चेंजिंग फिजिक एंड बिहेवियर, यानी भौतिक और व्यवहार को बदलना शामिल है, यानी हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है, बिहेवियर में भी चेंज आता है, जो कि हमें नहीं पता लगता। आपके किसी फ्रेंड के साथ पढ़े होंगे, 10th 12th तक पढ़ सकते हैं, जो आपके स्कूलमेट्स होंगे, आज आपका जो फिजिक है वो चेंज हो गया होगा। आप जो पहली फोटोज देखेंगे उनमें कुछ अलग ही दिखेगा, या फिर जिसने आपको 10 साल पहले देखा होगा, अगर अब वो आपको देखे तो कहेंगे अरे तुम तो बहुत सुंदर हो गए हो, अरे तुम तो मोटे हो गए हो, पतले हो गए। तो यानी फिजिकल चेंज भी आते हैं और बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। पहले आप इमेच्योर हो सकते हैं, बच्चों वाली बातें करते होंगे, लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हैं, तो यानी आपके बिहेवियर में भी बदलाव आ रहा है, तो वो भी डेवलपमेंट है। ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ भी इसी के
के अंदर आ जाती है, क्योंकि माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, यानी हम इसे माप भी सकते हैं और एसेस भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण में अनुवांशिकता का उत्पाद है, यानी इसमें हेरिडिटी का भी रोल है और एनवायरमेंट का भी रोल है। यानी जब बच्चे का विकास होता है तो विकास देखो माँ के गर्भ से भी होता है, कुछ तो जेनेटिक होता है। अब जैसे कि हाइट है, हाइट आपकी बढ़ रही है, अब कुछ लोग बहुत बहुत अच्छी हाइट होती है, लंबे होते हैं, तो वो क्या है, वो हेरिडिटी इफेक्ट हो सकता है कि भाई आपकी मम्मी लंबी, पापा लंबे हैं, बाबा लंबे हैं, सबकी हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट भी अच्छी है। बहुत बार क्या है, एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है कि आपके घर में सब, मतलब कोई भी इंडिविजुअल बच्चा है उनके घर में सब लंबे हैं, लेकिन उसे क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, चाहे गरीबी हो सकती है या फिर वो बच्चा बीमार हो गया है, उसे अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, तो एनवायरमेंट की वजह से उसकी हाइट क्या है या उसकी ग्रोथ क्या है, वो रुक गई है। ठीक है। तो यानी हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरमेंट का भी रोल होता है डेवलपमेंट में। सब्जेक्ट टू असेसमेंट, यानी मूल्यांकन के अधीन है। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वोम्ब टू टोम, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है। अब आप डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते हैं, जब पेपर के अंदर पूछा जाता है कि ग्रोथ तो सिंपली क्या है, क्वांटिटेटिव, बस ग्रोथ को हम मात्रात्मक माप सकते हैं, हाइट है उसे मेजर कर सकते हैं, अच्छा बच्चा 4 फुट का है फिर 5 फीट का हो गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ग्रोथ क्या है, चेंज इन साइज, यानी आकार में बदलाव आता है कि बच्चा आज 5 किलो का है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद 6 किलो का हो गया, 7 किलो का हो गया, इस तरीके से, है ना, बच्चा बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका साइज क्या है, वो चेंज होता जाता है, बच्चा मोटा होता जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, चेंज इन थिंकिंग, यानी विचार में बदलाव आना। जैसा आज आप सोच रहे हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद आपके विचार क्या हैं, बदल जाएंगे। या फिर आप कहीं कोई एनवायरनमेंट आपका चेंज हो जाए, जैसे सोसाइटी में आप रहेंगे उसी तरीके से आपके विचार बनते चले जाएंगे, तो थिंकिंग क्या है आपकी चेंज हो जाएगी। एक्सटर्नल, यानी इसे हम मेजर देख सकते हैं, भाई हाइट क्या है, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं ना कि अरे ये बच्चा तो बहुत लंबा हो गया, या ये बच्चा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल है। किसी की समझ अगर बढ़ रही है तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे अच्छा 1 किलो समझ इसकी बढ़ गई है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, बस यही तो कह सकते हैं कि बच्चा समझदार हो गया, बातें तो सही कर रहा है ना। तो ये क्या है, इंटरनल है। ग्रोथ क्या है, हेरिडिटी का रिजल्ट है, यानी ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड रहती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक है। ठीक है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम एसेस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, बस समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, यानी शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे हाइट, वेट, ये सारी चीजें। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, यानी फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, शारीरिक विकास, यानी शरीर का विकास होना। तो शरीर में क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलना, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो टोटली डेवलप हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। It includes motor development also, which means to gain better control over our body muscles and other parts of the body। मांसपेशियां क्या होती है, यानी हमारी बॉडी पे कंट्रोल आना। जैसे कि छोटा बच्चा है, उससे वजन उठाने को बोले तो क्या उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हैं कि वो वजन उठा पाए, नहीं। लेकिन हम लोगों से कोई बोले 40 किलो वजन उठाना है, 20 किलो उठाना है, तो हम उठा देंगे, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, यानी हमारे मांसपेशियों पे कंट्रोल आ चुका है, हम अच्छे से अपना कंट्रोल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब है विकास के सिद्धांत, यानी विकास जो है वो बहुत सारे सिद्धांतों से होकर गुजरता है। वो सिद्धांत हमारे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, सबके लिए सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गैरिसन एंड अदर, व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इनटू वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अनदर, देन वी ऑब्जर्व सम चेंजेस इन हिम, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारे बदलाव हम उसके अंदर देखते हैं। जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, बच्चा आज 1 साल का है, जैसे जैसे वो 2 साल तक जाता है तो आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। आप क्या कहते हैं कि पिछले साल तक तो ये बोलता नहीं था, अब ये पूरा पूरा सेंटेंस बोलने लगा है, पहले ये आधा ग्लास दूध पीता था, अच्छा अब खा लेता है, 1 रोटी खा लेता है। अब पिछले साल क्या है, इसको ये जूते आते नहीं थे, बड़े थे, अब आने लगे। तो बहुत सारे चेंजेस आप उसके अंदर देख सकते हैं जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होता है। ठीक है। Studies have proved that these changes have been tendency to follow certain principle। कुछ सिद्धांत हम इनके पढ़ेंगे जिन्हें हम विकास के सिद्धांत बोलते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी दिशा में होता है। कैसे दिशा में होता है,
एक होता है सिफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सल, यानी हेड टू फुट, यानी पूरा डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा रहता है 3 से 4 महीने का, 6 महीने का, तो उसकी गर्दन क्या है, हिलती डुलती है, मतलब संभलती नहीं है ना, कप कपाती सी रहती है। छोटे बच्चों को लेने में डर भी लगता है कहीं इसकी गर्दन ना लटक जाए। जब लेते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि हाथ लगा ले गर्दन के, तो वो क्या है धीरे धीरे, अब फिर 6 महीने का बच्चा हुआ, फिर 8 महीने का, वो गर्दन संभालने लगा। फिर थोड़ा सा बच्चा हुआ, वो घुटलिया जिसे हम बोलते हैं, घुटने के बल चलने लगा। फिर बच्चा सीधा खड़ा होके या गिरता लड़खड़ाता चलने लगा। फिर बच्चा थोड़े दिन बाद बिल्कुल स्मूथली चलने लगा। तो यानी उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हेड टू फुट, यानी हेड टू टो, सिर से पैर तक उसका सारा विकास हो जाता है। वो गर्दन भी संभाल लेता है, अपनी बॉडी पे भी बैलेंस ले आता है। ठीक है, देखो, दैट इज वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर हिज हेड एंड आर्म्स एंड देन ऑन हिज लेग्स, यानी पहले अपनी गर्दन को संभालता है बच्चा, फिर अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेके आता है, फिर अपने पैरों पे कंट्रोल, मतलब पूरी बॉडी पे कंट्रोल ले आता है। तो उसे हम बोलते हैं सिफेलोकोडल प्रिंसिपल, यानी सिर से लेके पैर तक सारा कंट्रोल वो अपनी बॉडी पे ले आता है। ठीक है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो या हेड टू फुट, ठीक है, वो क्या बोला जाता है, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब देखो बच्चे की डेवलपमेंट तो हो गया, यानी 1 साल का बच्चा है, चलने लगा, सही चलता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि पेंसिल पकड़ो या पेंसिल पकड़ के लिखो, तो क्या वो लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। या फिर आप उससे बोलें कि ये 5 किलो सामान यहाँ रखा है, वो उठा के ले आओ, या बोले बिना या उठाने के लिए उसके हाथ में दे दे, तो क्या वो उठाएगा, नहीं, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है सिर से पैर तक आया है सिर्फ, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं आया, यानी उसकी मांसपेशियां जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, बच्चा अंदर से बाहर की तरफ कंट्रोल लेके आता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड, यानी सेंट्रल बॉडी से बाहर की तरफ कंट्रोल लाना, यानी छोटी छोटी चीजों पे काम करना, जैसे वजन उठाना या कोई भी कंट्रोल, या ग्लास का दूध, हाथ में जो दूध का ग्लास है उसे पकड़ना। जब छोटा होता है बच्चा तो हाथ में पकड़ नहीं पाता, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे क्या है, अंदर से बाहर की तरफ कंट्रोल आता है, तो वो दूध का ग्लास भी पकड़ लेगा, बोतल भी पकड़ सकता है, पानी भी पी सकता है। तो धीरे धीरे क्या है, सेंट्रल बॉडी से कंट्रोल जो है आउटवर्ड तरफ आता है। ठीक है, So that is why in the beginning the child is seen to exercise control over the large fundamental muscles of the arms and then hand, and only afterwards over the small muscles of the finger, यानी अंदर से बाहर की तरफ आता है, पहले मांसपेशियों पे, फिर अपने आर्म्स पे, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल लेके आएगा, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन बनाना, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, तो ये भी तो एक कोऑर्डिनेशन है, ये छोटा बच्चा नहीं बना सकता। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब जाके वो पेंसिल पकड़ पाता है। तो धीरे धीरे कंट्रोल लेके आना, तो उसे बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ठीक है, जो सेंटर टू आउटवर्ड कंट्रोल होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये क्या हुआ, दिशा का सिद्धांत हुआ, यानी विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ क्या है कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ बच्चे की चलती रहती है। तो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ ओनली फोकस ऑन द फैक्ट दैट देयर आर नो सडन चेंजेस, द डेवलपमेंट डज नॉट हैपन विद द सेम स्पीड, हाउएवर इट कंटिन्यूज विदाउट हॉल्ट, इट कैन समटाइम बी स्लो और फास्टर, यानी जो ग्रोथ है बच्चे की वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कभी कम हो रही है या कभी ज्यादा हो रही है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, ये 6th-7th क्लास में बच्चे हैं, किसी बच्चे की हाइट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी एकदम से, और कोई बच्चा क्या है कि भाई ऐसा लग रहा है कि 1 साल से इसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे बच्चा 7th क्लास में आएगा एकदम से उसकी हाइट निकल जाएगी। तो स्लो और फास्ट तो हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ, जो दर होती है वृद्धि की या विकास की, जो दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चा छोटा हो सकता है हाइट में, कोई बच्चा लंबा हो सकता है, कोई बच्चा जल्दी किसी की हाइट निकल जाती है, किसी बच्चे की लेट निकलती है, लेकिन होता है सबका सेम ही प्रोसेस। तो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट with the help of scientific study the rate of development of two different pupil is different, यानी दर अलग हो सकती है। अब जैसे कि ट्विंस बेबी हैं, एक साथ पैदा हुई है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनकी ग्रोथ भी बिल्कुल सेम होगी, एक हाइट में ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं डेवलपमेंट में भी और ग्रोथ में भी। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है द मैन हु इज टॉलर एट द टाइम ऑफ बर्थ विल बी टॉलर एज ही ग्रोज, द 2 डिफरेंट चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज में हैव 2 डिफरेंट फिजिक, यानी सेम एज के बच्चे हों, चाहे वो सेम दिन पैदा हुए हो, चाहे वो मतलब ट्विंस ही हो, तो उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या सोशल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस पाया जा सकता है। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, लेकिन जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, सब बच्चे क्या बोलते हैं, एक दो वर्ड ही तो बोलना शुरू करते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा आपने ऐसे देखा है कि उसने ना पा बा कुछ नहीं बोला, बस सीधा वो सेंटेंस बोलने लगा है कि लाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मम्मा मेरे लिए दूध लेके आओ। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चे का मोटर और भाषाई विकास भी तय अनुक्रम होता है कि तीसरे महीने में वह विशेष ध्वनियां निकालता है। यानी 3 महीने का बच्चा क्या हंसने लगता है, हंसता है, खिलखिलाता है। फिर 7वें महीने तक वो थोड़ी बहुत साउंड निकालने लगता है, पा ऐसे बोलेगा, पा बा मा, इस तरीके से साउंड निकालना, ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है। तो यानी विकास जो है वो एक सीक्वेंस में चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी विकास के अनुक्रम का सिद्धांत। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पक्षों में आपस में संबंध होता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ, अब ऐसा थोड़ी होता है कि बस हाइट बढ़ रही है, अच्छा उसका दिमाग तो बढ़ ही नहीं रहा, अच्छा हाइट बढ़ रही है, उसकी मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं आ रहा, हाइट बढ़ रही है, बस पढ़ाई में अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक साथ सारी चीजों पे कंट्रोल होता है, एक साथ सारी चीजें डेवलप होती है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो उसका दिमाग भी तो डेवलप होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी तो होगा, उसकी इमोशनल साइड भी तो डेवलप होगी। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे पे परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो शरीर से संबंधित दृष्टिकोण विभिन्न अंगों के सामंजस्य और विकास पर केंद्रित करता है। यानी सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न का सिद्धांत। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार द मेजरमेंट ऑफ द बेबीज इन द एंटायर ह्यूमन इज जस्ट वन। अब चाहे बच्चा यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा अमेरिका में पैदा हो, चाहे बच्चा जापान में पैदा हो, लेकिन चलेगा एक सीक्वेंस में ही, चलेगा एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही, ठीक है। तो ये होता है समान पैटर्न का सिद्धांत। देखो लिखा भी हुआ है, हर प्रजाति चाहे वह पशु हो या मानव हो, उस प्रजाति के लिए विशेष विकास के एक निश्चित पैटर्न को अनुसरण करती है। सबका पैटर्न सेम सा ही होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। बच्चा कोई ऐसा थोड़ी है कि 5 महीने का बच्चा पूरा बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जैसे बच्चे यहाँ पे 9 महीने लेता है, इसी तरीके से फॉरेन कंट्री में भी लेता है। यानी एक सीक्वेंस सबको फॉलो करना पड़ता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है विकास का, ठीक है। अब 7 महीने का बच्चा यहाँ पा बा बा मा बोल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन कंट्री में 7 महीने का या 6 महीने का बच्चा पूरा बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 महीने थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सबको एक यूनिफॉर्म पैटर्न ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो विकास के सामान्य से विशिष्ट कैसे करता है, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, तो धीरे आपने अपने घर में, छोटे बच्चे सबके घर में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे पहले नॉर्मल से रिएक्शन देते हैं, हाथ पैर हिला लेंगे, सर हिला लेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके का करेंगे, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देते हैं। तो चाहे वे मोटर हो चाहे मानसिक हो, बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया देता है, फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है। इस प्रकार बच्चा क्या है, सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब छोटा बच्चा होता है, शिशु पूरे शरीर को हिलाता है, यानी बच्चा पूरे शरीर को हाथ पैर मारता रहता है। आप कहीं बेड पे उसे लिटा दे तो पूरे शरीर को हिलाता रहता है। लेकिन फिर किसी विशेष अंग को हिलाना शुरू करता है जब वे कुछ प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि दूध की बोतल है, तो ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स हुआ। शुरुआत में थोड़ी ना पकड़ सकता है दूध की बोतल, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स दिखाने लगेगा, बोतल पकड़ लेगा, पानी पी लेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो धीरे धीरे वे क्या है, हाथों को हिलाने जैसे विशिष्ट अंग का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो हार्लोक ने कहा है कि विकास के सभी चरणों में बच्चे की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती हैं। आप भी देख सकते हैं कि कोई भी रेस्पॉन्स हो, पहले जनरल रेस्पॉन्स देगा, फिर स्पेसिफिक रेस्पॉन्स पे जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चे होते हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे जा रहे हैं, तो पहले तो वो शर्मीले रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी देर वहाँ फैमिलियर हुए, फिर सोफे पे कूदना, इधर कुश्ती करना, इधर मस्ती करना, तोड़ फोड़, तो फिर वो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स दिखाते हैं। तो वही बात ये है कि छोटा बच्चा जो होता है, पहले तो वो शरीर को हिलाता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स पे जाता है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत।
लास्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो दोनों पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पे भी और एनवायरनमेंट पे भी। बच्चे की हाइट अच्छी निकल रही है क्योंकि मम्मी पापा की हाइट अच्छी है, तो ये क्या हुआ, हेरिडिटी का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन एनवायरनमेंट, घर को की हाइट अच्छी है, मम्मी की भी, पापा की भी, बाबा की, सबकी हाइट अच्छी है, लेकिन बच्चे को वातावरण अच्छा नहीं मिला, उसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला, तो इस वजह से उसकी हाइट रुक गई। तो दोनों का बैलेंस बना के ही बच्चे का अच्छा विकास हो पाता है। तो ये कहलाता है आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो अभी हमने पढ़ा है, जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी की वजह से भी बच्चे की जो विकास है वो प्रभावित होता है, जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, और एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है, पर्यावरण कारण भी हो सकते हैं और क्या है, आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, पोल्यूशन और अनसेफ लिविंग कंडीशन कैन हिंडर डेवलपमेंट, यानी अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा बच्चे को, जहां वो रह रहा है बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, और लिविंग जो उनकी रहने की जगह है वो भी बहुत ज्यादा अनसेफ है, तो उससे भी बच्चे का विकास जो है प्रभावित हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ प्लेसेस फॉर प्ले एंड लर्निंग सपोर्ट ग्रोथ, यानी उसे अगर अच्छे खेलने और सीखने के लिए सुरक्षित स्थानों की उपलब्धता विकास का समर्थन करती है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, बच्चा खेल रहा है, उसे सारी चीजें अच्छी मिल रही है, तो उसका विकास जो है अच्छा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन पोषण और स्वास्थ्य, यानी एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण चाहिए बच्चे के फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाया जाता है जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है, हर 2-3 घंटे में बच्चे खाने के लिए बोलते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को कोई बीमारी, क्रोनिक इलनेस हो जाए या उसे अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले तो उसका डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है। सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंध, तो इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर्स, एडुकेटर्स प्रमोट इमोशनल एंड सोशल स्किल्स, यानी बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स कहाँ से आएंगी, इमोशनल मैच्योरिटी कहाँ से आएगी, जब वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा, दोस्त बनाएगा, पीयर से इंटरेक्ट करेगा, तो एडुकेटर्स, ये इनसे क्या होता है, इमोशनल और सोशल स्किल बच्चे की डेवलप होती है। तो सपोर्टिव रिलेशनशिप फोस्टर रेजिलियंस एंड सेल्फ एस्टीम, बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है अगर उसके इंटरेक्शन अच्छे हैं, उसके रिलेशन अच्छे हैं। एजुकेशन भी एक फैक्टर है डेवलपमेंट का। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी एनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिल रहा है, यानी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसकी जो सोचने समझने की पावर है वो डेवलप होती है। अब कोई बिलियनियर है, मिलियनियर है या कोई एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे बनते हैं भाई, उनकी सोच डेवलप होती है। अब छोटा झोपड़पट्टी का कोई बच्चा हो, वो उसकी सोच डेवलप नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसे अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता, तो अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज यानी बच्चा जो है चरण के माध्यम से चलता है, जैसे कि माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें डेवलपमेंट होता है, फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो एक वो चरण होता है, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब दोस्त बनाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, एक चरण वो है। तो यानी बच्चे का जो विकास है चरणों में होता है। तो पहला जो चरण है प्रीनेटल स्टेज है, यानी कंसेप्शन टू बर्थ, यानी जब जो माँ होती है वो कंसीव करती है और बर्थ तक यानी जन्म तक, तो उसे हम बोलते हैं गर्भावस्था चरण। गर्भाधान से जन्म तक का जो सफर होता है उसे प्रीनेटल स्टेज या फिर गर्भावस्था चरण बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का। भाई एक छोटी सी सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रो देन इनटू ए फोेटस। मेजर फिजिकल फीचर्स एंड ऑर्गन्स डेवलप, यानी पूरा एक बच्चा बन जाता है, सारे उसके ऑर्गन डेवलप होते हैं, पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर उसका डेवलप हो जाता है 9 महीने तक। ठीक है। तो ये कौन सा चरण हुआ? पहला चरण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या है, कंसेप्शन टू बर्थ। फिर सेकंड स्टेज आती है जिसे हम इन्फेंसी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष तक आप खुद ही सोचिए क्या होगा भाई, 2 साल तक का बच्चा जन्म से और 2 साल तक जब वो छोटा सा होता है, जब वो होता है तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होती है, जल्दी जल्दी होती है। पूरा बच्चा चलने लगता है, खड़ा होने लगता है, उसकी हाइट भी थोड़ी सी हो जाती है, वेट भी हो जाता है। तो यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं कि वो रेंग के चलता है घुटने के बल, जिसे हम घुटलिया बोलते हैं, सीधा खड़ा होकर भी चलने लगता है। तो
उसकी मोटर स्किल डेवलप होती है। कोग्निटिव यानी सोचने समझने की शक्ति भी उसकी डेवलप होती है। कोग्निटिव माइलस्टोन लाइक रिकॉग्नाइजिंग केयर गिवर्स एंड बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी भाषा भी समझने लगता है और ये भी समझने लगता है अच्छा ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये दादी हैं, ये बाबा है, तो जो उनकी केयर करते हैं बच्चे की वो भी उन्हें समझने लगता है। ठीक है, लेकिन इस एज में बच्चा क्या रहता है, डिपेंड रहता है कि मम्मी ने दूध पिला दिया तो दूध पी लिया, खाना किसी ने खिला दिया तो खाना खा लिया, यानी डिपेंडेंसी रहती है इस एज के अंदर। इमोशनल अटैचमेंट रहता है, यानी बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच रहता है, माँ हो चाहे दादी हो या कोई भी केयर गिवर हो सकता है, उससे बच्चे का अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन इस एज में जो मोरल फीलिंग रहती है, जो नैतिकता रहती है, उसका अभाव रहता है, यानी एब्सेंस रहती है। टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग अलोन एंड टुगेदर, यानी अकेला भी खेल लेता है और छोटे बच्चों के साथ भी खेल लेता है। वैसे ज्यादातर 1-2 साल का बच्चा तो अकेला ही खेलता है ना। इमेच्योरिटी रहती है, यानी परिपक्वता बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन सीखने की कोशिश करता है। रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस, 2 साल तक बच्चा बहुत सारी चीजें सीख लेता है, जैसे कि टॉयलेट का इशारा देने लगेगा, पोटी का इशारा देने लगेगा, थोड़े बहुत वर्ड भी बोल सकता है, मम्मा, पापा, दादी, बाबा, इस तरीके से। तो वो सीखने की वो रहती है, यानी लर्निंग जो प्रोसेस रहता है वो जल्दी से होता है। फिर आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो थर्ड स्टेज है, जिसमें एज रहती है बच्चे की 2 से 6 साल। अब देखो 2 से 6 साल तक कितने बदलाव आते हैं बच्चे के अंदर। भाई उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, वो भागना सीखता है, चलना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, राइटिंग सीखता है, ड्राइंग सीख सकता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है, सोचने समझने की पावर भी बढ़ती है, उसके थॉट भी डेवलप होते हैं, विचार डेवलप होते हैं, भाषा बहुत तेजी से चलती है। जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो इतना नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे 3-4 साल, 5 साल का बच्चा, 6 साल का होता है तो वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है, बातें बनाने लगता है ना। सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी प्रिटेंड प्ले करता है कि अच्छा मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, इस तरीके से, मतलब सिंबॉलिक थिंकिंग रहती है उसकी। रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को एक्वायर बहुत जल्दी करता है। आप उसके सामने कुछ भी गलत बोलिए तुरंत उसे कैच कर लेगा, तो लैंग्वेज को एक्वायर करता है बहुत जल्दी, और उसकी जो वोकैब है यानी वर्ड पावर है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व कर लेता है, मेमोरी स्किल उसकी डेवलप होती है। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी होता है, यानी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, रेगुलेट करना सीख लेता है। जैसे कि 6 साल का बच्चा है, अब वो स्कूल में जाता है तो मैडम के सामने थोड़ी ना ऐसे रो सकता है, तो अपने इमोशंस उसने क्या कर लिए, रेगुलेट करने सीख लिए। सोशल इंटरेक्शन कर लेता है, बच्चों के साथ खेलने लगता है, बेसिक रूल सीख लेता है, बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड रूल्स एंड रोल्स। मोरल डेवलपमेंट थोड़ा सा शुरू हो जाता है। मोरल डेवलपमेंट यानी उसे पता चल जाता है कि चोरी नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देना है, उल्टा नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, मम्मी को गलत नहीं बोलना है, तो यानी मोरलिटी थोड़ी सी उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, पीयर एज ग्रुप के जो हैं उसके जो जितने भी साथी रहते हैं उनके साथ वो एक्टिवली टाइम अपना स्पेंड करता है ना, दोस्त भी बना लेते हैं बच्चे। फिर आती है मिडिल चाइल्डहुड, यानी मध्य बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा 6 से 12 साल का रहता है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी, यानी उसकी ग्रोथ होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, लिखना, पढ़ना, याद करना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। उसके जो दूध के दांत हैं वो चले जाएंगे और परमानेंट टीथ उसको आ जाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगेगा, कोज एंड इफेक्ट हर चीज का देखने लगेगा कि कारण क्या है, किस वजह से चीजें हो रही हैं। बेसिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें सीख लेगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी डेवलप हो जाएगी। जैसे इस एज में जाके बच्चा जो है वो टेबल बहुत सही तरीके से याद करता है और वो लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं, तो इस तरीके से उसकी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म हो जाएगी। थॉट प्रोसेस उसका थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होगा, यानी आत्मविश्वास भी डेवलप होगा, सेल्फ कंसेप्ट भी डेवलप होगा। ग्रेटर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से थोड़ी सी आजादी मिल जाएगी। जैसे बाहर खेलने जा रहा है तो पेरेंट्स बोल देते हैं जाओ, चले जाओ, अकेले दोस्तों के साथ जा रहे हैं खेलने, चले जाओ। पीयर रिलेशनशिप उसकी डेवलप हो जाएगी और बच्चा जो है संसार के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, ये सारी चीजों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भी जानना लगेगा। और जो फ्रेंडशिप होती है इस एज में वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। एडोलसेंस, अब ये आ गई, क्या आ गई, किशोर अवस्था, 12 से 18 साल, जिसे तनाव और तूफान की अवस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट तो बच्चे का पूरा हो गया, लेकिन प्यूबर्टी आ जाती है। लड़कियां जो है पूरी वोमेनहुड की तरफ जाती हैं और लड़के जो है पूरे कंप्लीट मैन एज अ डेवलप हो जाते हैं, यानी हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाएगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत डेवलप हो जाएगी, यानी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त सोचने लगेंगे। क्रिटिकल, एक चीज की कई सॉल्यूशन सोचने लगेंगे और प्लान कर सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन और सेल्फ डिस्कवरी उनके अंदर आ जाएगी। सोशल एक्सेप्टेंस आ जाएगी, यानी समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, बातें कैसे करनी है। कंप्लीट ऑटोनॉमी आ जाएगी, यानी पेरेंट्स पे निर्भर नहीं रहेंगे, थोड़ी सी ऑटोनॉमी उनके अंदर आ जाएगी।
इंटेलिजेंसी उनकी डेवलप आ जाएगी, मेंटल इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, रिवॉल्ट टू अथॉरिटी, इमोशनल लाइफ उनकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या होती है एडोलसेंस की? देखो, जब बच्चा 12 से 18 साल की एज में होता है तो उसका माइंड अलग ही लेवल पे होता है, यानी तनाव और तूफान, कहते हैं ना, हवा में रहता है बच्चा। तो वही वाली उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, कि उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। कोई उन्हें डांट दे तो बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, उल्टा बोल देते हैं। एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस, उन पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बस उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए। दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो कोई ये ना पूछे क्यों जा रहे हो, उन्हें पूरी आजादी चाहिए। नीड फॉर एडवेंचर, यानी उन्हें सुख और आनंद की चाह रहती है कि हर तरीके का सुख और आनंद उन्हें मिलना चाहिए। सेल्फ सपोर्ट, आत्मनिर्भर बनने की समस्या रहती है कि बस मुझे तो कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में करियर सेट करना है, ये सारी चीजें होती हैं। बिछड़ने का भय और स्नेह की लालसा, यानी थ्रेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी जैसे 12th करते हैं तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स बिछड़ जाते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर रहती हैं। नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या, यानी मॉरलिटी में उन्हें बांध के रखा जाता है, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं इस एज में बच्चे, बहुत ज्यादा फैंटेसी होते हैं, हीरो वर्शिप होते हैं कि मुझे तो फौज में जाना है, मैं भारत माता की सेवा करूंगा, तो ये सारी चीजें। विद्रोह की भावना रहती है उनके अंदर। विशेष रुचियां यानी स्पेशल हॉबीज इस एज में आके डेवलप होती हैं, और सेक्स डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ऑटोरिटीज में यानी खुद से प्यार करना, खुद की तारीफ करना, शीशे के सामने खड़े होना, कई बार शीशा देखना, तो ये ऑटोरिटीज। होमोसेक्सुअलिटी यानी दोस्त बना लेते हैं, अच्छा किसी लड़के का झगड़ा हो गया, चल ठीक है चलते हैं भाई उसको पीटने, है ना, ये होमोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी यानी लड़की लड़के से फ्रेंडशिप करने लगे। अट्रैक्शन यानी अपोजिट अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी स्टेजेस थी और ये प्रॉब्लम्स थी। अब है पियाजे की थ्योरी को भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपका पूरा ही डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आपकी 3rd यूनिट आ जाएगी, लर्निंग। पियाजे क्या है? पियाजे की थ्योरी, पियाजे एक इंसान का नाम है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इन्होंने एक थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक क्या होता है? जहां पे बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, परसेप्शन कर सकता है, अपनी सूझबूझ को डेवलप करता है, जो दुनिया की समझ है उसे विकसित करता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे एक्वायर करता है, क्या प्रोसेस है, स्टोर एंड यूज नॉलेज, यानी ज्ञान को किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से परख कर रहा है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, कैसे नॉलेज को यूज कर रहा है। तो इसके अंदर क्या चीज आती है कि बच्चे की थिंकिंग डेवलप होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो पियाजे जो है, पियाजे वन ऑफ द 20th सेंचुरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी इन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत योगदान दिया है। इन्होंने कहा है बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे चीजों को तोड़ मरोड़ के देखते रहते हैं, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ही वॉज ओरिजिनली ट्रेन्ड इन द एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड फिलॉसफी एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, यानी इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी काम किया है और ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। पियाजे वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी पियाजे ये जानना चाहते थे कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, कैसे उनका विकास होता है, कैसे वो ज्ञान लेते हैं, कैसे वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो पियाजे की थ्योरी इस चीज पे बेस्ड है कि डेवलपमेंट चाइल्ड बिल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी बच्चे का जो विकास होता है, कैसे वो अपने दिमाग की संरचना बनाते हैं, कैसे वो अपनी सोच डेवलप करते हैं, कैसे अपनी इमेजिनेशन डेवलप करते हैं। तो पियाजे का मानना था कि बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना विकास के साथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है इसी तरीके से उसके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होता है। तो पियाजे's थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन, यानी उन्होंने पियाजे के शिशु बच्चे विकास के सिद्धांत उनके अपने 3 बच्चों के अवलोकन पर आधारित थे, यानी अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके। जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि घर में बच्चे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉग्निशन देखते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन शब्द जो है वो कॉग्नो शेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, पहचानना या अवधारणा बनाना, जैसे बच्चे बनाते हैं, अपनी अवधारणा बनाते हैं। तो कॉग्निशन संज्ञान को परिभाषित किया गया है कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, यानी विचार करके, अनुभव करके या फिर अपने सेंसेस के द्वारा जो हम ज्ञान को लेते हैं। की कंसेप्ट इसके अंदर क्या है? पियाजे की थ्योरी के अंदर स्कीमा, स्कीमा एक वर्ड आप सुनेंगे। तो स्कीमा क्या होता है कि हमने कोई भी चीज एक बारी देखी तो हमारे दिमाग में क्या है, एक स्कीम बन गई, एक परसेप्शन बन गया कि ये चीज ऐसी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कैट को देखा, छोटा बच्चा है, कोई भी इंडिविजुअल है छोटा, उसने पहली बार कैट को देखा तो उसके दिमाग में परसेप्शन हो गया कि कैट का क्या है, 2 हाथ 2 पैर या 4 पैर मान लो कि इस तरीके से होती है, कैट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो उसने अपने दिमाग में क्या है कि स्कीमा क्रिएट कर दिया। तो स्कीमा क्या होता है? मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड गाइड बिहेवियर, यानी एक जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके रखता है हमारे दिमाग में।
ठीक है, और हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। अब जैसे कि कैट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कैट को देखा, उसने दिमाग में स्कीमा बना लिया, अच्छा कैट ऐसी होती है, तो अगली बार उसने डॉग को देखा तो वो उसे भी कैट ही बताएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो स्कीमा बना हुआ है। तो चिल्ड्रन एडेप्ट दीज स्कीमा इनटू टू प्रोसेस। अब दो प्रोसेस के माध्यम से स्कीमा चलता है। पहला क्या है, एसिमिलेशन, और दूसरा क्या है, एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, इट इज यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन, हियर द लर्नर्स फिट द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नो। यानी एसिमिलेशन होता है कुछ ऐड ऑन कर लेना। क्या होता है, कुछ ऐड ऑन कर लेना। अब किसी ने अब जैसे उस बच्चे ने कैट देखा तो एसिमिलेशन क्या हुआ कि उसने कुछ और देखा, तो किसी ने बताया कि अच्छा ये डॉग है, तो उसने अपने दिमाग में सेट कर लिया, अच्छा डॉग इस तरीके का होता है, कैट इस तरीके की होती है। यानी उसने पहले ही जो अपने दिमाग में चीजें थी, जो नॉलेज थी, उसी में क्या कर लिया, ऐड ऑन कर लिया। तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन। एकोमोडेशन होता है दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क, यानी पहले से जो दिमाग में है जब वो काम नहीं कर रहा है। जैसे कि उसने डॉग देखा, कैट देखी, तो अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया। अब उसने हॉर्स देख लिया या कुछ और चीज देख ली, तो उसे अपना स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। तो जहां चेंज किया जाता है, जहां नई सिचुएशन आ जाती है, वहां पे उस सिचुएशन को डील करने के लिए पूरे स्कीमा को चेंज किया जाता है। यानी जो दिमाग में था ना, उसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा। भाई उसे समझना पड़ेगा कि चार पैर वाले सारे एक जैसे नहीं होते, सब कैट डॉग ही नहीं होते, और भी हो सकते हैं, और भी एनिमल हो सकते हैं। तो जहां उसने चेंज किया उसे क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जो पहले से दिमाग में था वो काम नहीं कर रहा, अब उसे क्या करना पड़ेगा, नीड टू बी चेंज टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। नए ऑब्जेक्ट या नए सिचुएशन के हिसाब से जो स्कीमा बना हुआ था उसे चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है, यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसे पता चल गया कैट क्या चीज है, डॉग क्या चीज है, हॉर्स क्या चीज है, यानी बैलेंस की सिचुएशन जब आ जाती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जब बैलेंस बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। अब इसमें भी स्टेजेस दी गई हैं, इसकी 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सारी इसकी स्टेजेस ऐसी हैं जैसे हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी है, बस थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। पहली क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है, बच्चे सेंसेस के, इसमें सेंसेस टीचर्स की तरह काम करती हैं, यानी जो इंद्रियां हैं वो शिक्षक की तरह काम करती हैं। इसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, हाथ पैर हिलाना, खेलना कूदना, इस तरीके से। छोटा बच्चा होता है 2 साल का, तो वो हाथों को हिलाकर या इस तरीके की क्रियाएं करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बहुत बहुत देर तक कोई चीज आप नहीं छुपा सकते, जैसे कहते हैं ना, देखो चिड़िया ले गई, कोको ले गई, इस तरीके से हम बच्चे के सामने करते हैं। तो बच्चे के दिमाग में क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व हो जाती है। गोल डायरेक्टेड आ जाता है इस एज में। स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई मेरी मम्मी से अलग ना करते हैं। सेपरेशन का डर लगता है कि मेरी मम्मी को मुझसे कोई ले ना जाए, या मेरी मम्मी मुझसे अलग ना हो जाए। तो इस तरीके की सोच बच्चे के दिमाग में रहती है। सिंबॉलिक लैंग्वेज आ जाती है, यानी वो सिंबल्स से चीजों को समझने लगता है। फिर सेकंड जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे के अंदर एनिमिज्म आ जाता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, अहम केंद्रिता, कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। इलॉजिकल, यानी जो बातें करता है वो थोड़ी सी इलॉजिकल होती है, यानी लॉजिक नहीं लगा सकता इस एज में बच्चा। सेंट्रेशन आ जाता है कि आपने 2 ग्लास में पानी रखा, एक ग्लास क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, एक थोड़ा सा लंबा है, कांच का ग्लास। तो जो लंबे वाला ग्लास है, चाहे चीज बराबर हो, लेकिन वो क्या है, उसे यही लगेगा कि जिसमें देखने में ज्यादा लग रहा है तो यही ज्यादा है। तो यानी सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, रिवर्स करके सोच नहीं सकता, इरिवर्सिबल होती है उसकी थॉट पावर। डेफर्ड इमिटेशन करता है, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, कोई सामने गाली दे रहा है तो उसको तुरंत कॉपी कर लेगा, कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसे तुरंत कॉपी कर लेगा। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 12 साल की एज में बच्चा रहता है, इसमें बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। आप खुद ही देखिए, जो बच्चा 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल का होता है, वो तर्क लगाना शुरू कर देगा। उसके अंदर कंजर्वेशन भी आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि बर्तन चाहे चौड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर इसमें 20 ml पानी है तो इसमें भी 20 ml ही है, ठीक है। ये इतना भरे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम पानी है, ठीक है, सेम क्वांटिटी में। तो यानी उसे क्या है, कंजर्व करना, उस चीजों को सीख लेता है। रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। क्लास इंक्लूजन आ जाता है, यानी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, प्लास्टिक की हैं, लोहे की हैं, लकड़ी की हैं, तो वो उन्हें एक तरीके से लगाना सीख लेता है कि प्लास्टिक का सामान अलग कर दिया, लकड़ी का अलग कर दिया, लोहे का अलग कर दिया। तो यानी इस तरीके से क्लास लगाना सीख लेता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 12 साल से ऊपर का बच्चा होता है। इसमें बच्चा क्या है, बड़ा हो जाता है बच्चा, तो सोचने विचारने लगता है, अमूर्त सोचने लगता है। उसे ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम दिखाएंगे या कोई एग्जाम्पल देंगे तभी उसे चीजें समझ आएंगी, वो अमूर्त सोचने लगता है। डिडक्टिव थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच उसकी विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इसकी 4 स्टेजेस थी, पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। आज ये आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया
होगा, आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।